नमस्कार, कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए बीएड थर्ड ईयर की क्लास पढ़ेंगे। बीए बीएड थर्ड ईयर, इसमें हम जो अपना टॉपिक है शाहजहां, और यह है शाहजहां की जो क्लास पढ़ा रहा हूं, ये तीसरी है, यानी पार्ट थर्ड। क्लियर बच्चों? इससे पहले वाली क्लासों में हमने शाहजहां के राज्याभिषेक और उसके द्वारा कांधार को पुनः प्राप्ति, उसके द्वारा मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाना, उनकी मृत्यु, और जो दक्षिण में बीजापुर, गोलकुंडा, शाहजी भोसले के विरुद्ध उसने जो सैन्य अभियान किए, और कांधार और मध्य एशिया की जो उसकी नीति थी, इसकी विस्तृत विवेचना हमने की। मध्य एशिया की जो उसकी नीति थी वह पूर्णतः असफल रही, और उसके बाद जो कांधार उनके हाथ में आया था अली मर्दान के द्वारा, वह वापस उससे प्राप्त करने के लिए शाह जो था फारस का, उसने प्रयास किए, और वह हाथ से उनको प्राप्त भी हुआ, और मुगलों के हाथ से कांधार निकल गया। कंधार का हाथ से निकल जाना निकल जाना भी शाहजहां के समय में ही हुआ। जो अली मर्दान ने मुगलों को समर्पित किया था, बगैर युद्ध लड़े, वह वापस हाथ से निकल गया, क्योंकि फारस के शाह अब्बास की मृत्यु के बाद उसका जो अल्पवयस्क पुत्र था उसने ये काम नहीं किया। किंतु शाहजहां ने जो मध्य एशिया की नीति अपनाई और मुगलों को जगह जगह कमजोर कर दिया, तो अब कांधार पर वापस अधिकार करना उसके लिए कोई विशेष बात नहीं थी। किंतु शाहजहां ने भी समय समय पर इससे युद्ध किया, और किस प्रकार ये कांधार हाथ से मुगलों से निकला, इसके बारे में विस्तृत चर्चा परिचर्चा हम इस अध्याय में करेंगे। मध्य एशिया में शाहजहां को असफलता पर शाह अब्बास द्वितीय अत्यंत प्रसन्न हुआ, यानी जो अगला शासक बना उसने शाह अब्बास द्वितीय था, वह बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसके सीमांत प्रदेशों में मुगलों की शक्ति कमजोर पड़ गई, और अब वह कांधार लेने की अपेक्षा कहीं अधिक सरल हो गया, क्योंकि मुगल वहाँ पर कमजोर हो गए, और शाह अब्बास द्वितीय को अब कांधार लेना अधिक सरल लगने लगा। 1648 में फारस के शाह ने, जो अब बालिग हो चला था, शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली और कांधार पर चढ़ाई करने की तैयारियां प्रारंभ कर दी। खुरासान से रवाना होकर वह कांधार के निकट आ गया और बिस्त के किले पर आक्रमण कर दिया। शाहजहां ने तुरंत एक भारी सेना एकत्र कर औरंगजेब के नेतृत्व में नगर तथा दुर्ग के रक्षार्थ भेजी। इसी बीच में फारस की सेना ने बिस्त पर अधिकार करने पहुंच चुकी थी और कांधार पर धावा बोल दिया था। दौलत खां के नेतृत्व में कांधार दुर्ग में जो सेना थी वह शीघ्र ही हताश हो गई, क्योंकि उनके विचार में इतना जल्दी दिल्ली से सहायता मिलना असंभव था। इन सेना की कुछ टुकड़ी ने अपने परिवार तथा बच्चों को बचाने के उद्देश्य से चुपचाप आक्रमणकारियों से संधि वार्ता प्रारंभ कर दी, यानी शाह अब्बास द्वितीय से जो मुगल सेना वहां पर थी, सैन्य टुकड़ी थी, उन्होंने संधि वार्ता प्रारंभ कर दी। दौलत खां इस षड्यंत्र को दबा नहीं सका, अंतोगत्वा वह स्वयं इस षड्यंत्र में सम्मिलित हो गया। जो दौलत खां मुगलों का सूबेदार था, वह भी इस षड्यंत्र को दबा नहीं सका और खुद भी उसमें शामिल हो गया। फरवरी 1649 में फारस के सन्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। औरंगजेब इस समर्पण के एक माह बाद कांधार पहुंचा, यानी एक महीने पहले ही जो दौलत खां था उसने आत्मसमर्पण कर दिया शाह अब्बास द्वितीय के समक्ष। औरंगजेब इसके 30 दिन बाद वहां पर पहुंचा। शाहजहां ये जानकर अत्यंत क्षुब्ध हुआ और उसने औरंगजेब को तुरंत किसी भी प्रकार की शर्त की इस महत्वपूर्ण चौकी को वापस लेने की आज्ञा दी। यानी सम्राट ने कहा शाहजहां ने कि ये इनके प्रकार के कांधार वापस अपने हाथ में आना चाहिए। सम्राट स्वयं सेना की हिम्मत बंधाने के लिए काबुल के पास एक स्थान पर आ पहुंचा। वजीर सादुल्ला खान के साथ औरंगजेब 50,000 सैनिकों के साथ गजनी के रास्ते की ओर आगे बढ़ा। 1649 में कांधार आ पहुंचा, परंतु किले को घेर लिया। पूरे ग्रीष्मकाल तक, गर्मी तक यह लड़ाई चलती रही और गिरी रही। सेनाओं का कोई असर नहीं हुआ।
क्योंकि पहले से ही फारस से काफ़ी मदद पा चुके थे। मुगल सेना को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि उसके पास न तो ठीक प्रकार की रसद की व्यवस्था थी, न युद्ध की सामग्री थी। उसके पास बमबारी करने वाली तोपें भी नहीं थी। तेजी से शरद ऋतु आ रही थी और युद्ध जारी रखना संभव न था। इसलिए सम्राट ने लड़ाई बंद करने का आदेश दिया। औरंगजेब ने घेरा उठा लिया। सितंबर 1649 में लाहौर की ओर रवाना हो गए। यानी ये जो औरंगजेब पहुंचा, उसने आक्रमण किया, वह असफल रहा क्योंकि सर्द ऋतु आ गई। न उनके पास अच्छे हथियार थे, न बड़ी बड़ी तोपें थी जिससे वह आक्रमण कर सके। 1652 में शाहजहां ने कांधार पर को प्राप्त करने का एक और प्रयत्न किया। इसका भार औरंगजेब को सौंपा। औरंगजेब 1649 की असफलता के कलंक को धो डालना चाहता था। इस बार औरंगजेब एक सुव्यवस्थित सेना, बड़ी बड़ी गोले बरसाने वाली तोपें, हाथी और ऊंटों को लेकर रवाना हो। लड़ाई के खर्चे के लिए 2 करोड़ रुपए उसे मिले। इस प्रकार पूर्ण सज्जत और तैयारी के साथ औरंगजेब हमला बोलने के लिए कांधार गया। यह दूसरा युद्ध 22 मार्च 1652 को प्रारंभ हुआ और 2 माह 10 दिन तक चला। फारस की तोपों के सामने मुगलों की वीरता फीकी पड़ गई। उधर उज्बेकों ने गजनी में संकट उत्पन्न कर दिया। गजनी कांधार और काबुल के रास्ते में स्थित था। इस भय से कि कहीं फारस वाले और उज्बेकों दोनों मिल न जाए, शाहजहां ने औरंगजेब को घेरा उठा लेने के लिए कहा। उसके वापस लौट जाने पर जोर दिया। शाहजहां ने औरंगजेब से घेरा उठा लेने को कहा था और राजकुमार को युद्ध करने की आज्ञा रद्द कर दी और उसे वापस दक्षिण का सूबेदार नियुक्त कर दिया। यानी औरंगजेब इस बार भी सफल नहीं हुआ क्योंकि जो वो गजनी थे उसमें वहाँ पर अफगानों ने, उज्बेकों ने उनको बहुत परेशान किया। कांधार का जीतने का काम अब दारा को सौंपा गया। यानी अब कांधार जीतने का काम एक और प्रयत्न से दारा को सौंपा गया औरंगजेब के द्वारा। दारा औरंगजेब की असफलताओं से अत्यंत प्रसन्न हुआ। यानी ये उसका भाई था, वो अपने भाई की जो विफलता थी उससे बड़ा प्रसन्न हुआ कि मुझे भेजा गया, मैं यह जरूर काम कर दूंगा। औरंगजेब पर 2 बार यह कलंक लग चुका था। प्रसन्न हुआ। उसे घमंड था कि वह केवल 7 दिन में ही कांधार जीत लेगा। 7 दिन में ही कांधार जीत लेगा, जो औरंगजेब 2 बार असफल प्रयास कर चुका था। गद्दी के उत्तराधिकारी यह राजकुमार 1 करोड़ रुपए, बड़ी सेना और भारी तोपें लेकर 1653 में कांधार रवाना हुआ। उसने सबसे पहले आसपास का इलाका जीता ताकि कांधार की फौज को फारस से कोई मदद न मिल सके। उसने बिस्त और ग्रीशक, जो कांधार के पश्चिम में स्थित थे, जीत लिए। आसपास का इलाका उजाड़ कर डाला। कांधार पर गोलीबारी करने की आज्ञा दे दी। इस गोलीबारी में जहाँ जहाँ कांधार दुर्ग की दीवारें हिल उठी, लेकिन फारस की जोरदार तोपों के कारण मुगल गढ़ में प्रवेश न कर का साहस न कर सके। फिर भी दारा को औरंगजेब से कहीं अधिक सफलता मिली और इससे फारस की सेना भयभीत हो उठी। परंतु दुर्भाग्यवश शरद ऋतु के आगमन के साथ शत्रु का पलड़ा भारी हो गया। फारसी लोगों की स्थिति अत्यधिक सुदृढ़ हो गई। इधर मुगलों का गोला बारूद भी समाप्त हो चला था। लेकिन अक्टूबर 1653 के आरंभ में मुगल सेना वापस बुला लेने का निश्चय किया गया। कांधार के 3 आक्रमणों 1649, 1652, 1653 साम्राज्य की आर्थिक दशा को काफी धक्का लगा। इसमें लगभग 12 करोड़ रुपए का व्यय हुआ और कोई विशेष लाभ न हुआ। 1 इंच भी भूमि मुगलों को न मिली। मुगल साम्राज्य के हाथ में केवल कांधार का आगम दुर्ग ही छीना, अपितु आसपास का बहुत सा प्रदेश हाथ से निकल गया। बहुत से आदमी और बोझ ढोने वाले जानवर मर गए। बादशाह के राजनीतिक और सैनिक सम्मान में काफ़ी धक्का पहुंचा क्योंकि उसके बादशाह की सेना का खोखलापन स्पष्ट हो गया। यानी 3-4 बार आक्रमण करने के बाद भी वह कांधार को जीत न सका। तो बादशाह की जो सैनिक खोखलापन था वो स्पष्ट रूप से सामने उभर कर आया। इससे फारस के शाह की हिम्मत बढ़ गई और अब वह हिंदुस्तान के उपजाऊ मैदानों पर हमला करने का स्वप्न देखने लगा। यानी शत्रु दल अब भारत के उपजाऊ मैदान की ओर देखने लगा। इससे मुगलों को सदैव फारस से सतर्क रहना आवश्यक हो गया। शाहजहां के जीवन काल में बचे हुए दिन भारत और फारस संबंध सदैव तने रहे। यानी शाहजहां के समय फारस और मुगलों के जो संबंध थे वो सदैव तने ही रहे। अगला है बीजापुर तथा गोलकुंडा के साथ युद्ध। बीजापुर और गोलकुंडा के साथ युद्ध। शाहजहां ने कांधार से पहले बीजापुर, गोलकुंडा और शाहजी भोसले के विरुद्ध
सैनिकों को भेजा और वहाँ पर शांति व्यवस्था स्थापित की, किंतु बाद में वापस यह विद्रोह उठ खड़ा हुआ। नवंबर 1652 में औरंगजेब पुनः एक बार दक्षिण का सूबेदार बना। 1641 से 44 ईस्वी तक वह इस भाग का वायसराय रह चुका था, इसलिए उसका यह दूसरा अवसर था जबकि उस समय इलाके की सूबेदारी सौंपी गई थी। औरंगजेब ने बड़ी लगन के साथ इलाकों में आर्थिक दशा सुधारनी चाहिए। उसने दीवान मुर्शिद कुली खां की मदद से, जो कि एक कुशल शासक और अर्थवेता था, उसने सर्वप्रथम मालगुजारी बंदोबस्त संपन्न किया। मुर्शिद कुली खां ने टोडरमल द्वारा स्थापित मालगुजारी का तरीका अपनाया। संपूर्ण जमीन को नपवाकर उसके आधार पर उपज और राज्य का कर निर्धारित किया। वह शीघ्र ही ये जान गया कि समस्त प्रदेश में एक सा कर निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने स्थानीय रीति रिवाजों और प्रथाओं को काफ़ी ध्यान रखा। इसके बाद जब्ती, बटाई, नस्ल भी जारी रहे। बटाई में राज्य का हिस्सा आधा था। जिन जगहों पर नापजोख नहीं हो रहा वहाँ 1/4 था। इन उपायों से किसानों की दशा काफ़ी उन्नत हो गई। राजकुमार ने अपने पिता की आज्ञा से पदाधिकारियों में जमीन का वितरण नए ढंग से किया, आर्थिक दशा में उचित सुधार किए और उनके बाद वह राजनीतिक मामलों की ओर ध्यान देने के लिए स्वतंत्र हो गया। यानी वहाँ पर उन्होंने आर्थिक प्रबंध अच्छे कर दिए। अब वह राजनीतिक जो समस्याएं थी उनकी ओर उसने ध्यान दिया। अपने पूर्वजों के पद चिन्ह पर चलकर उसने गोलकुंडा और बीजापुर के राज्यों को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयत्न किया। समस्त दक्षिण भारतवर्ष में अपना साम्राज्य फैलाने की लालसा से व्याकुल एक मुगल राजनीतिज्ञ के लिए बीजापुर और गोलकुंडा के सिया धर्मावलंबियों रियासतों पर धावा बोलने का बहाना ढूंढ निकालना कोई कठिन काम न था। गोलकुंडा एक धन संपन्न रियासत थी। कुछ ही पहले कर्नाटक का प्रदेश जीता था। सिया धर्म के चिढ़ाने वाले शाहजहां और औरंगजेब गोलकुंडा के इस कार्य से अप्रसन्न हुए और शाहजहां ने इस अपराध को दंडवत गोलकुंडा से भारी रकम की मांग की, क्योंकि अतिरिक्त गोलकुंडा ने 1636 में संधि के अनुसार वार्षिक भेंट भी नहीं भेजी। पिछले कुछ दिनों से शाहजहां को नहीं भेजी, लेकिन युद्ध का तात्कालिक कारण यह था कि गोलकुंडा के सुल्तान ने मीर जुमला के लड़के मोहम्मद अमीन को कैद कर लिया था। मोहम्मद अमीन ने औरंगजेब से प्रार्थना की। मीर जुमला का असली नाम मीर मोहम्मद सैयद था। वह आर्दिस्तान का रहने वाला था। वह गोलकुंडा में एक चोरी का नौकर बनकर आया था। अपने मालिक की मृत्यु के उपरांत वह धनवान बन बैठा। उसने धन और ऐश्वर्य के कारण गोलकुंडा शाह कुतुब शाह का ध्यान उसकी ओर खींचा गया और वह उसे प्रधानमंत्री बना लिया और मीर जुमला की उपाधि से वशीभूत किया। मीर जुमला एक महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञ था। उसने हिंदू मंदिरों की लूट और हीरों की खान की खुदाई कराकर धन बढ़ा लिया। गोलकुंडा हीरो के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। कोहिनूर हीरा भी माना जाता है, वहीं से निकला, के लिए प्रसिद्ध था। उसने बहुत शीघ्र ही 5000 घुड़सवार, 20,000 पैदल सेना, अनेक हाथी, गोला बारूद आदि लड़ाई का सामान एकत्र कर लिया। उसने बिना किसी की सहायता से कर्नाटक को जीत लिया और चंद्रगिरी के राजा को हरा दिया। इस प्रकार एक राज्य बना लिया और स्वयं एकाधिपति बनकर बैठा। मीर जुमला की महत्वाकांक्षा, धन और उद्दंड उत्साह को देखकर गोलकुंडा का सुल्तान भयभीत हो गया। उसने इसे कैद करके अंधा बनाना चाहा। मीर जुमला के कानों में गोलकुंडा के षड्यंत्र की भनक लग गई और उसने बुलाए जाने पर दरबार में उपस्थित होने से मना कर दिया। उसने बीजापुर, फारस, दक्षिण के सूबेदार औरंगजेब से साथ बातचीत प्रारंभ कर दी। ठीक इसी समय लड़के अमीन ने अपने विशिष्ट व्यवहार से भरे दरबार में सुल्तान को अप्रसन्न कर दिया, जिस पर सुल्तान ने मोहम्मद अमीन को सपरिवार गिरफ्तार कर लिया, उसकी संपत्ति जब्त कर ली। यह घटना 1655 की हुई। औरंगजेब ने इस घटना का लाभ उठाया और अपने पिता से गोलकुंडा पर धावा बोलने की आज्ञा प्राप्त कर ली। कुतुब शाह से मोहम्मद अमीन और उसके लड़के को छोड़ देने की मांग की और धमकी दी कि यदि उसकी मांग पूरी नहीं की गई तो वह तुरंत आक्रमण कर देगा। उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना औरंगजेब ने युद्ध की घोषणा कर दी। यानी युद्ध करना है, बहाना तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और अपने लड़के राजकुमार मोहम्मद को जनवरी 1656 में एक बड़ी सेना सहित गोलकुंडा में प्रवेश की आज्ञा दी थी। जो ही औरंगजेब की सेना सुल्तान की सीमा में घुसी, त्यों ही सुल्तान ने आज्ञा पालन करने की घोषणा कर दी। यानी औरंगजेब की सेना जैसे ही गोलकुंडा की सीमा में प्रवेश हुई, पहले तो आनाकानी कर रहा था, बाद में उसने उसकी सारी शर्तें मान ली और आज्ञा पालन की घोषणा कर दी। मीर जुमला के लड़के उसकी मां को केस से मुक्त किया। औरंगजेब ने मीर जुमला को संपत्ति को वापस लौटाने की मांग की और स्वयं हैदराबाद की ओर रवाना हुआ। सुल्तान भयभीत हो गया और उसने अपना खजाना गोलकुंडा के सुदृढ़ दुर्ग में भेज दिया।
गोलकुंडा हैदराबाद से कुछ ही मील दूरी पर था। उसने राजकुमार मोहम्मद को उत्कोच दे और तथा अपनी सेना को दृढ़ करने उस क्षेत्र में रक्षा करना चाहिए, परंतु राजकुमार ने गोलकुंडा की सेना को हरा दिया। हैदराबाद का घेरा डाला गया। उसने सुल्तान के उन दूतों को भी जिसके पास हीरे जवाहरात और रिश्वत लाए थे मौत के घाट उतार दिया और घोड़े ही दिनों बाद हैदराबाद पर कब्जा कर लिया। थोड़े दिनों बाद हैदराबाद पर भी कब्जा कर लिया। बेचारा सुल्तान को लाचार होकर सुलह की नीति अपनानी पड़ी। मीर जुमला की संपत्ति लौटा दी गई और बहुत से हीरे जवाहरात देकर राजकुमार को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया, लेकिन साथ ही गोलकुंडा दुर्ग के आक्रमणकारियों से बचने के लिए वह बीजापुर की मदद की प्रार्थना भी करता रहा। इसी बीच औरंगजेब ने फरवरी 1656 में गोलकुंडा का दुर्ग को घेर लिया। उस समय यह घेरा चलता गया। इससे सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह बहुत डर गया और यह प्रार्थना की कि वह अपने अपराधों की क्षमा याचना के लिए अपनी माता को भेजना चाहता है। सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह की मां बूढ़ी ने अपने बेटे की ओर से क्षमा मांगी। औरंगजेब ने यह वादा किया कि सुल्तान अब्दुल्ला अपनी लड़की की शादी करके मोहम्मद से कर देगा और धीरे धीरे क्षति के रूप में 1 करोड़ रुपए पिछला शेष अदा कर देगा, तो गोलकुंडा का राज्य वापस मिल जाएगा। जब दक्षिण में औरंगजेब की यह संधि वार्ता चल रही थी, प्रार्थनाएं चल रही थी, इसलिए ठीक उसी समय औरंगजेब ने घेरा कड़ा करने वाला था। उसे शाहजहां का संदेश मिला कि वह गोलकुंडा से लौट आए और गोलकुंडा सुल्तान को क्षमा कर दे। औरंगजेब ने बादशाह की आज्ञा को गुप्त रखा और घेरा डाले रहा। केवल उस समय घेरा उठाया जब सुल्तान ने मीर जुमला की संपत्ति लौटा दी, सारे बकाया कर माफ करने तथा अपनी लड़की की शादी मोहम्मद से करने का वचन दे। मीर जुमला ने राजकुमार औरंगजेब से भेंट की और राजकुमार का ने शानदार स्वागत किया। सुल्तान की लड़की की शादी मोहम्मद के साथ बड़ी धूमधाम से की गई। 10 लाख रुपए दहेज दिया गया। गोलकुंडा के साथ एक नई संधि तय की गई। सुल्तान ने कुरान को साक्षी देकर सौगंध खाई की वह भविष्य में कभी मुगल सम्राट की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा। यानी मीर जो अब्बास था उसको अपनी पुत्री की शादी मीर जुमला के पुत्र मोहम्मद से भी करनी पड़ी और उसे दहेज में 10 लाख रुपए भी देने पड़े। इस प्रकार मीर जुमला ने एक षड्यंत्र रचकर अपने शासक के प्रति ही एक विद्रोह की भावना की थी। आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा। इस पर उसे क्षमा कर दिया गया और 15 लाख रुपए दंड के रूप में देने पड़े। इस संबंध के अनुसार, इस संधि के अनुसार सुल्तान ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर मीर जुमला को, जिसके कारण मलिक को इतना नीचा देखना पड़ा, मुगलों दरबार में एक अच्छे पद पर नियुक्त किया गया। वजीर सादुल्ला खां की मृत्यु उपरांत उसे साम्राज्य को प्रधानमंत्री बनाया गया। गोलकुंडा की सफलता के बाद औरंगजेब की दृष्टि बीजापुर पर पड़ी। यानी गोलकुंडा को एक तरह से मीर जुमला के अधीन लाकर अपने अधीन कर लिया। गोलकुंडा की सफलता के बाद औरंगजेब की नजर बीजापुर पर पड़ी कि पिछले 20 वर्षों से पूर्ण स्वतंत्रता का आनंद उठा रहा था। बीजापुर का सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह एक योग्य शासक था और भविष्य दृष्टा था और दिल्ली के सम्राट से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहता था। उसने समुद्र के किनारे, एक किनारे से दूसरे किनारे तक अपने राज्य स्थापित कर लिया था तथा उसे सुदृढ़ बनाकर उसकी आमदनी काफ़ी बढ़ गई थी। उसकी सफलता देखकर शाहजहां ने उसे उसके दुस्साहस के लिए भला बुरा कहा। सुल्तान बीजापुर के बादशाह से नहीं लड़ना चाहता था, इसलिए उसने बादशाह के से क्षमा याचना कर ली। अनेक ठाट बाट में उसके कारण बादशाह उससे अप्रसन्न हो गया और काफ़ी सुधार कर डाला। आदिल शाह ने 1956 में मर गया और उसकी जगह अली आदिल शाह द्वितीय, जो उस समय केवल 18 वर्ष का था, गद्दी पर बैठा। बीजापुर में शासन परिवर्तन से कुछ गड़बड़ पड़ गई। राज दरबार में कई पार्टियां हो गई। रियासत के पूर्वी इलाकों में विद्रोह हो गया। औरंगजेब ने इन परिस्थितियों का लाभ उठाया। बीजापुर के असंतुष्ट सरदारों को अपनी ओर मिला लिया। औरंगजेब ने शाहजहां से यह बहाना करके कि आदिल शाह द्वितीय मृतक राजा का असली पुत्र होकर संदिग्ध संतान है, यानी औरंगजेब ने शाहजहां को यह कहा कि जो बीजापुर का शासक है, जो नया बना है, वो उसका दत्तक पुत्र है, उसका असली बेटा नहीं है। बीजापुर पर हमला करने की आज्ञा प्राप्त करी। वास्तव में बीजापुर एक स्वतंत्र रियासत थी और उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार बादशाह को नहीं था और विशेष रूप से गद्दी के अधिकार का निर्णय करना बीजापुर निवासियों का स्वयं का कार्य था। लेकिन औरंगजेब का यह हस्तक्षेप केवल अन्यायपूर्ण अत्याचार था। उसका उद्देश्य केवल रियासत का मटियामेट करना था। मीर जुमला की सहायता से बीजापुर की भौगोलिक स्थिति इत्यादि से पूर्णतः परिचित था। यानी मीर जुमला उसका सहयोगी था और उसकी जो राय लेकर उसने उसकी स्थिति को समझ लिया था। औरंगजेब ने बीजापुर पर हमला कर दिया। बीदर के किले, जो एक सुदृढ़ पहाड़ी पर स्थित था, जहाँ काफ़ी गोला बारूद भी था,
अधिकार कर लिया। सिद्दी मरजान ने जो दुर्ग का प्रधान रक्षक था वीरतापूर्वक उसका सामना किया, परंतु आक्रमणकारियों ने दुर्ग के चारों ओर खुदी हुई खाइयों को पाट दिया और गोलाबारी करके दुर्ग को काफ़ी आघात पहुंचाया। औरंगजेब ने सौभाग्य से इस दुर्ग में एक भयानक विस्फोट हुआ और सिद्दी मरजान घायल हो गया। मुगलों ने तेजी से किले पर धावा बोला और अपने झंडा उस गढ़ में गाड़ दिया। मरते मरते समय मरजान को दुर्ग की कुंजी औरंगजेब के पास भेज दी। इस प्रकार 27 दिन के घेरे के बाद दुर्ग का पतन हो गया। इस सफलता के पश्चात औरंगजेब ने गुलबर्गा में एकत्र बीजापुर की सेना का सामना करने के लिए महाबत खां को भेजा। महाबत खां ने 15,000 सुसज्जित घुड़सवारों की सेना थी। बीजापुर की सेना परास्त हुई, तीतर बीतर हो गई। अब औरंगजेब कल्याणी तक बढ़ने में समर्थ हुआ। कल्याणी बीदर से 40 मील दूर स्थित चालुक्यों की प्राचीन राजधानी थी। नगर पर घेरा डाला, मुगलों का कड़ा मुकाबला हुआ और यहाँ अंत उसके संवाहन मार्गों की सुरक्षा तक संकट में पड़ गई। परंतु अंत में औरंगजेब के योग्य सेनापतित्व और अधिक प्रयत्न के कारण 1657 में एक आक्रमण में बीजापुर की सेना पूरी तरह परास्त हो गई। बीजापुर राज्य का पूर्णतः विनिष्ट कर देने के लिए राजकुमार सैनिक तैयारियों में संलग्न ही था कि उस समय सम्राट का एक आदेश प्राप्त हुआ। उसके द्वारा राजकुमार इस सैनिक संघर्ष को समाप्त करने की आज्ञा दी गई। शाहजहां की इस आज्ञा का कारण था इनमें दिल्ली स्थित बीजापुर प्रतिनिधियों का दृढ़ आग्रह, दारा को औरंगजेब के द्वेष तथा सम्राट के दिनों दिन बिगड़ता स्वास्थ्य। विशेष उल्लेखनीय है, राजकीय आदेश अनुसार सिंधी की बातचीत शुरू हो गई। बहुत ही शीघ्र शर्तें तय हो गई, किंतु अनुसार सुल्तान युद्ध क्षति के रूप में 1.5 करोड़ रुपए नगद बीदर, कल्याणी, परेंडा, कोंकण, बेंगी के दुर्ग पर राजी हो गया, देने मुगलों को राजी हो गया। शाहजहां ने इन शर्तों को स्वीकृति प्रदान कर दारावश हर्जाने में से आधा करोड़ तथा छूट सुल्तान को दे दी। औरंगजेब बीदर लौट आया और निकट भविष्य का दिन प्रतिदिन गिरते स्वास्थ्य इस संघर्ष को अवसंभवी बना दिया था। बीजापुर के सुल्तान ने बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों का लाभ उठाया और उसने 1657 को संधि की शर्तों को स्वीकार कर लिया, जिनमें इनकार कर दिया। जिस समय औरंगजेब गोलकुंडा और बीजापुर में उलझा हुआ था, मराठे क्रमशः महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त करते जा रहे थे। उनका युवक नेता शाहजी भोसले का पुत्र शिवाजी भोसले अपना स्वतंत्र और गौरवपूर्ण जीवन में प्रवेश कर रहा था। शाहजी बीजापुर राज्य में फिर नौकरी करने लगा था। शिवाजी की आंख बीजापुर राज्य के एक भाग पर लगी हुई थी और इसके जीत लेने के लिए छूट प्रदान करने के लिए बदले उसने मुगलों को बीजापुर के विरुद्ध सैनिक सहायता का आश्वासन दिया। मुगलों ने शिवाजी की प्रत्याशी सहायता नहीं की, फलस्वरूप शिवाजी भी उनकी आवश्यकता के समय अलग ही रहा। इसके विपरीत जिस समय औरंगजेब दक्षिण राज्यों से जूझ रहा था, उसने जुन्नार पर अधिकार प्राप्त किया था। अहमदाबाद के पश्चिम में मुगल सेना प्रदेश में घुस गया। अतः औरंगजेब अपने पश्चिमी पार्श्व में गड़बड़ मचाने वाले शिवाजी का प्रबंध करने को विवश हो गया। मुगल सेना के एक दस्ते ने शिवाजी को परास्त भी किया, पर मुगलों प्रदेश पर होने वाले उसके आक्रमण कम न हुए। किंतु जब औरंगजेब बीजापुर से संधि की हो गई तो उसने सेना भी युद्ध से निवृत्त होकर लौट गई। शिवाजी ने मुगल सेना से संधि करना ही ठीक समझा और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष, यानी औरंगजेब जब दक्षिण में था तो गिरते स्वास्थ्य के कारण और दिल्ली में जो बीजापुर के जो मंत्री थे उन्होंने कहा, इसलिए शाहजहां ने औरंगजेब को वापस बुलाना चाहा और संधि करनी चाही। तो औरंगजेब ने भी यह सोचा, पिता का गिरता हुआ स्वास्थ्य है, मुझे वापस उत्तर की ओर जाना है और नया बादशाह मुझे ही बनना है। अतः उसने अपनी योजना को यहीं तक रोका और वह शाहजहां की जो गिरता स्वास्थ्य है उसको देखकर वह दक्षिण से लौटने का विचार किया। अब शाहजहां के 4 पुत्रों में जो उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ, उनके पिता के जीवित रहते ही वो संघर्ष की हम आगे चर्चा करेंगे। क्लियर, जिसमें औरंगजेब किस प्रकार हिंदुस्तान का बादशाह बनता है और किस प्रकार वह अपने इरादों में सफल रहता है, इसकी परिचर्चा विस्तृत रूप से की जाएगी। इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम देखेंगे औरंगजेब द्वारा किस प्रकार राज्याभिषेक किया गया, उसका विस्तृत विवेचन अगली क्लास में देखेंगे। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।